डियर स्टूडेंट्स, गाउस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग आपने समझ लिए हैं और कुछ अनुप्रयोग अभी बाकी हैं। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपने भी समझना है। देखिए, अनंत विस्तार की समतल अचालक सीट के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सीट है जिसका विस्तार अनंत है और सीट ऐसी लेते हैं जिसकी मोटाई बिल्कुल नगण्य होती है। नगण्य का मतलब यह हुआ कि अगर आप वो सीट लें तो उस सीट में उसकी जो लंबाई, उसकी जो मोटाई हो, उस मोटाई को आप परमाणुओं की बनी श्रृंखला से आप तुलना कर सकते हैं। तो उस स्थिति में जब आप उसको परमाणुओं से बनी एक श्रृंखला के तौर पर आप उसकी तुलना करेंगे जिसकी मोटाई भी परमाणु की मोटाई के बराबर ही होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आप तब आवेश ऐसे आपको आवेश तब आप उसमें इस तरह से नहीं लेंगे कि भाई ये सीट है, इसमें इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंगल लेयर आवेश की, एक सिंगल लेयर आप उसमें तब लेंगे। इस तरह की आपको सीट की कल्पना करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मान लिया एक बहुत पतली और अनंत विस्तार की एक सीट है जिसको आपने एक समान आवेश दे रखा है। तो जब आप इसको एक समान आवेश देंगे, अब हम बोलेंगे कि जी इसका विस्तार अनंत कहाँ है, ये तो हमको दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है, इसका विस्तार अनंत है, इधर भी अनंत की तरफ जा रही है, इधर भी अनंत की तरफ जा रही है। इस तरह की ये सीट है और इस सीट के निकट कोई बिंदु P है। जिस बिंदु P की इस सीट से, इस बिंदु को ले लेते हैं, सीट से दूरी R है। यहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जैसे कागज होता है, जैसे मान लिया एक पतला सा एक कागज है, मान लिया एक कागज है, तो इसमें आवेश की सिंगल लेयर है। तो इसके इधर भी आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं और इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप जितनी दूरी पर आपने ये बिंदु लिया, आप उतनी दूरी पर यहाँ पर आप एक अन्य बिंदु ले सकते हैं और उस बिंदु को भी आप इस P के समान ही उसको भी मान सकते हैं। तो हाँ, आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि किसी आवेश के कारण, जैसे खासकर ये अचालक सीट या चालक सीट कोई भी हो, इसके कारण इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पहले समझ चुके हैं, ये सीट के लंबवत भाग की ओर होती है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह आएगी, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह आएगी। दोनों ही तरफ आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो चलिए, खैर इसका में ज़्यादा यूज नहीं है। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें। इस बिंदु P की अराउंड एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें। यह बिंदु P या ऐसे और भी बिंदु P, ऐसे और भी बिंदु हो सकते हैं, केवल यही बिंदु नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये बिंदु P यहाँ भी हो सकता है। तो हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी। क्या ये पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ है? क्या यह गाउसियन पृष्ठ की सारी शर्तों को पूरा करता है? देखिए, गाउसियन पृष्ठ की शर्तें क्या होती हैं? गाउसियन पृष्ठ की शर्त नंबर 1 होती है कि गाउसियन पृष्ठ एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, त्रिविमीय आकृति। तो आप जानते हैं कि जो आपका बेलन है, घनाभ है, क्यूबाइट या क्यूब etc, इस सब के सब आपके
3 डायमेंशनल शेप होती हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। तो ये त्रिविमीय आकृति है। दूसरा, गाउसियन पृष्ठ सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, उसमें सममिति होनी चाहिए। अब सममिति क्या होती है? सममिति वर्ड है, क्या होती है इसको आप जरा समझिए। मान लिया मैं इस चित्र को खराब नहीं करता, एक अन्य चित्र बना के समझा देता हूँ। मान लिया ये एक आपका गाउसियन पृष्ठ है। अगर आप गाउसियन पृष्ठ की कल्पना क्यों करते हैं? गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है मैथमेटिकल, जब इसमें पोर्शन आता है, जब गणनाएं होती हैं तो उनको इजी करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि किसी गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाली हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है, तो उसमें लास्ट में phi = E ts cos थीटा ये सूत्र इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जैसे मान लिया यह है, ये पूरा पृष्ठ है, इसका एक छोटा भाग ds है, ये क्षेत्रफल है, इसका छोटा क्षेत्रफल ds है। तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, ये क्षेत्रफल की दिशा है। और माना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E है, तो वो दिशा भी इसी ओर है माना। तो अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds के बीच का कोण, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, 0 अंश है, तो अगर आप इस क्षेत्रफल में कोई और बिंदु लेंगे तो उसके लिए भी ds ही आएगा, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यही होगी। और अगर आप कोई और बिंदु लें तो वहाँ भी सेम प्रोसेस चलेगा। हर स्थिति में ds और E के बीच का कोण 0 अंश ही आएगा। अगर आप मान लिया इस वक्र पृष्ठ में देखते हैं और आप इसका क्षेत्रफल ये लेते हैं, तो इस क्षेत्रफल की दिशा ये आएगी। माना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह है, तो बीच का कोण 90 अंश हो गया। आपने कहा नहीं जी, हम इसकी जगह कोई और हमको बिंदु लेंगे, तो आप ये ले लीजिए, इस बिंदु के के चारों ओर आप एक गोल पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए, उसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह है, तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। नीचे भी अगर आप ऐसा करें, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप वक्र पृष्ठ में लेते हैं तो हर जगह ds और E के बीच का कोण 90 अंश ही बनता है। सपाट पृष्ठ लेते हैं तो हर जगह E और ds के बीच का कोण 0 अंश बन रहा है। यही तो सममिति है। तो यह आपकी गणनाओं को सबको आसान बना देती है। अगर आप बोले नहीं जी, हम गाउसियन पृष्ठ नहीं लेते, हम तो कोई और पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है, आप ऐसा पृष्ठ आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा पृष्ठ ले लें तो माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह है, तो ये दिशा तो यही रहेगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो हर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यही होनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये आ जाएगा, यहाँ बात करें तो हो सकता है ये आ जाए, यहाँ बात करें तो हो सकता है ये आ जाए। अब जरा इनके बीच के कोण देखिए, अलग अलग आ रहे हैं। और जब अलग अलग आ रहे हैं तो जब आप बाद में इसके लिए अलग निकालोगे, इसके लिए अलग निकालोगे, इसके लिए अलग निकालोगे, बाद में जब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि थीटा का मान हर जगह अलग अलग होगा। तो इसलिए गणनाओं को आसान करने के लिए ऐसा गाउसियन पृष्ठ लिया जाता है जो सममिति की अवधारणा को संतुष्ट करता हो। तो अब चलिए आगे चलते हैं। ये लगता है कि इस बात को अब आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें एक चीज और समझें। इसमें जैसे ये आपका अचालक सीट है, ये अनंत विस्तार की सीट है, तो इस पूरी सीट में आवेश क्या है, इससे हमें गणनाओं में हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये तो एक अनंत विस्तार की सीट है। तो हम फिर उसके लिए एक राशि पृष्ठ आवेश घनत्व लेते हैं। उस पृष्ठ आवेश घनत्व का यहाँ यूज किया जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व पहले भी समझाया था मैंने आपको। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मान होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल का आवेश। एकांक क्षेत्रफल का आवेश, ये आपने क्वांटिटी यहाँ लेनी है। जब आप एकांक क्षेत्रफल का आवेश लेंगे तब आपको अनंत विस्तार की सीट्स के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो केवल एकांक यानी कि 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का ही आवेश लेना है मात्रक के अनुसार। तो
इसका हमें यहाँ इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है। आप लिखेंगे माना एक पतली अचालक सीट है, ये देखिए यहाँ पर ये अचालक सीट है जो समान रूप से आवेशित है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अभी आपको समझाया क्या होता है सिग्मा। सीट के निकट किसी बिंदु पर ई का मान ज्ञात करना है, इसके लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब ये जो गाउसियन पृष्ठ है आप यहाँ देखिए, इसके तीन भाग हैं। एक है आपका समतल पृष्ठ जिसको आप S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लेन सरफेस है। ये दूसरा भी समतल पृष्ठ S2 और ये तीसरा वक्र पृष्ठ अर्थात S3। ये इसके तीन पृष्ठ होते हैं। देखिए जैसे ये बेलन है, आप जरा ये देखिए, ये प्लेन है, इसका ये वाला भाग बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल समतल, और ये भाग इसके वक्र पृष्ठ होते हैं, वक्राकार भाग होते हैं। तो ऐसे ही अब आपने क्या करना है, जब आप S1 के लिए लेंगे तो आप इसका एक लघु पृष्ठ DS1 मानेंगे। DS1 यानी कि क्षेत्रफल, इस DS1 की दिशा कहाँ होगी, क्षेत्रफल चूंकि एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। आपने देखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत भार की ओर, मतलब इस पृष्ठ के लंबवत भार की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ये होगी। आप देखिए E और DS1 के बीच का कोण 90 अंश यहाँ पर आएगा, ऐसा यहाँ पर होगा। तो चलिए यहाँ करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके तीन पृष्ठ हैं, दो समतल पृष्ठ S1 व S2 व एक वक्र पृष्ठ S3। ठीक है, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल A मान लेते हैं, A। अब सबसे पहले हम इसके आगे क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम S1 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। भाई ये गाउसियन पृष्ठ है ना, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। गाउस के प्रमेय में हमें ये करना पड़ता है। पहले S1 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर ये जो आपका वक्राकार भाग है, ये जो आपका कर्व सरफेस है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और फिर तीनों को प्लस कर देंगे तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए करते हैं, इसको कैसे लिखना है। देखिए S1 के लघु पृष्ठ DS1 वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण बराबर कितना आएगा, 0 अंश। आपको मैंने समझा दिया है, DS1 और E के बीच का कोण 0 अंश आ रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि जी हमें ऐसा करना पड़े कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E1 लें, इधर E2 लें, यहाँ E3 लें, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको इससे पहले के डेरिवेशन में समझाया है कि किसी अनंत विस्तार की सीट के निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, तो आपको E1, E2, E3 लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप E ही लीजिए, ये सब वैद्युत, ये सारे बिंदु इस सीट के निकट ही हैं। इसलिए S1 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ये कितना आ जाएगा, देखिए φ1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, इट मीन्स E ds cos थीटा, इट मीन्स E ds cos 0, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन S ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पहुंच गए। ds एक छोटा सा क्षेत्रफल जैसे यह है,
और ऐसे ही इस पूरे पृष्ठ को आप ऐसे ऐसे अनेक छोटे छोटे क्षेत्रफल से मिलकर मान सकते हैं। जब इन सब क्षेत्रफलों का आप सम करेंगे तो पूरा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसको हमने ए माना है। तो ds का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, फिर ए आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है समस्त छोटे क्षेत्रफलों का योग। तो ये आपने φ1 निकाल दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ऐसा ही S2 के लिए करते हैं। चला यहाँ आ जाइए S2 पर, इसका एक छोटा भाग लेते हैं। उस क्षेत्रफल की दिशा ds2 इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह होगी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब और E और ds2 के बीच का कोण यहाँ भी 0 अंश है, तो इसको करते हैं। चलिए S2 के सेम ऊपर जैसे लिखा है वैसे लघु पृष्ठ ds2 व E के बीच का कोण कितना आ जाएगा, 0 अंश। इसलिए S2 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ऐसे ही लिखना है आपने, जैसे ऊपर है φ2 इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब मैं जरा स्टेप खा रहा हूँ, आप देख लेना, छोड़ रहा हूँ मतलब स्टेप, E ds cos 0 अंश, तो ये E भाग इंटीग्रेशन S2 ds, और सेम पहले की तरह इक्वेशन नंबर 2 φ2 की वैल्यू आपने निकाल दी। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे इस केस लेटरल सरफेस पर। तो चलिए यहाँ पहुँचते हैं। ये जो इसका वक्राकार भाग है ये वाला, इसमें एक छोटा क्षेत्रफल लेते हैं ds3, उसकी दिशा इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, ये ds3 हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो यही होगी, देखिए हर जगह सेम है। इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 अंश। अब आप यहाँ लिखिए S3 के लघु पृष्ठ ds3 व E के बीच का कोण कितना आ रहा है, देखिए बराबर 90 अंश। इसलिए S3 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बहुत इजी है, हर तरफ हर बार एक जैसी कैलकुलेशन है। तो φ3 इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन S3 और जनाब आ जाएगा E ds cos थीटा, तो इंटीग्रेशन S3 E ds cos 90 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो अब आपने φ1 φ2 φ3 निकाल दिया। अब पूरे गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इन सब का प्लस कर देंगे, क्योंकि इससे गुजरने वाला EA आ गया, इससे गुजरने वाला EA आ गया, वो देखिए, और इससे गुजरने वाला 0 आ गया। वैद्युत फ्लक्स मतलब वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ से EA वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, यहाँ से भी EA वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, और इधर से कुछ नहीं गुजर रहा है। तो इसलिए कुल कितना आ जाएगा, सबको प्लस कर देंगे। इसलिए गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये आ जाएगा φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ इक्वल टू EA प्लस EA प्लस 0, तो φ इक्वल टू आ गया 2EA। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसे आपने 3 माना। अब क्या करना है भाई, तो आपने गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम यही वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में यह खासियत है कि जितने भी अनुप्रयोग हैं लगभग सबका जो मेथड है एक जैसा है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। सब में यही काम करते हैं, पहले गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, और फिर बाद में गाउस की प्रमेय की सहायता से इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल देते हैं। अब यहाँ लिख लीजिए, परंतु गॉस की प्रमेय से इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ इक्वल टू 1/ε0 गुणा पृष्ठ से घिरा आवेश। ये पृष्ठ से घिरा आवेश,
तो फाइव इक्वल टू हो गया 1/0 इंटू, अब ये क्या बताया कि किससे घिरा आवेश। अभी मैंने आपको बताया कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है कुल आवेश अपॉन क्या, इस पृष्ठ से, इस गाउसियन पृष्ठ से घिरा क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पर लेना है Q अपॉन क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कौन सा, क्षेत्रफल वो जो कि इस अचालक सीट का इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर हो, तो वो क्षेत्रफल कौन सा होगा, अचालक सीट। तो ये है, इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका जो क्षेत्रफल होगा वो एक वृत्त होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से। ये भाग इसका, इस पूरी सीट का बाकी भाग इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर तो केवल एक वृत्त है। समझ में आया, वृत्त कौन सा, मतलब इस प्लेट का वृत्ताकार भाग, वो वृत्ताकार भाग इस बेलन के अंदर होगा। समझ रहे हैं ना आप, जरा थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बाकी तो सब भार है, ये तो ऐसा है ना जैसे कि ये है, ये एक सीट है और इसके आर पार ये जा रहा है, तो इस सीट का केवल ये वाला भाग, वृत्ताकार भाग ही तो, इसके वृत्ताकार भाग ही तो गाउसियन पृष्ठ के अंतर्गत है, बाकी ये सब कोई गाउसियन पृष्ठ थोड़ी है, गाउसियन पृष्ठ तो केवल ये बेलन है। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका क्षेत्रफल A माना आपने पूरे का, तो ये भी A हो गया, ये भी A है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा A। तो फिर से गिरा हो जाएगा सिग्मा A। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपने 4 और 5 को आपस में कंबाइन कर देना है। तो अब यहाँ लिखिए 4 व 5 से क्या आ गया, देखिए 2EA इज इक्वल टू 1/0 इंटू सिग्मा A। तो E इज इक्वल टू A से A कैंसिल, तो आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2/0। तो भाई अचालक सीट के निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यह होगा, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो। आपको ये पता चल चुका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अचालक सीट से दूरी पर निर्भर नहीं करता, सीट के निकटतम बिंदुओं के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर वाला बिंदु नहीं, सीट के निकटतम बिंदुओं के लिए दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरह से आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं।